वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम लोग देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यह हम लोग का जो है 5वां वॉल्यूम है। इसके पहले जो है 4 भाग पढ़ा दिए गए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इसको देखने के बाद उसको देख सकते हैं। उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। देखिएगा यहाँ जो है 201 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि मछली का श्वसन अंग क्या है। यहाँ देखिएगा मछली का श्वसन अंग, मछली का श्वसन अंग क्या है। ऑप्शन दिख रहा है और आपको पता होगा, ये सब हम बताए भी हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, गिल्स हो गया। यहाँ देखिए फेफड़ा से मनुष्य सांस लेता है तथा स्थलीय जीव जैसे घोड़ा, कुत्ता, ये सब जो है फेफड़ा से सांस लेते हैं। और जितना भी कीट है वो ट्रैकिया अर्थात श्वास नली से सांस लेता है। जलीय जीव जो होता है गिल से सांस लेता है। और केंचुआ हाइड्रा ये जो है आपका त्वचा से सांस लेता है। तो साथ साथ इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आगे, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या जो है वह 20 होती है। कितना होती है? 20। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी। कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसके वजह से हड्डियाँ जो है मजबूत होती है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय श्वसन जो है कोशिका के किस भाग में होता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में है कोशिका द्रव्य, सी में है हरित लवक, डी में है कोशिका झिल्ली। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोशिका द्रव्य हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ देखिए श्वसन जो है 2 प्रकार के होता है। एक होता है वायवीय, एक क्या होता है? वायवीय, और एक होता है आपका अवायवीय। वायवीय को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं और अवायवीय को अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन जो है 2 चरणों में होती है। इसकी पहला चरण माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा चरण कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है। जबकि अवायवीय श्वसन का जो है एक ही चरणों में होती है जो कोशिका द्रव्य में कंप्लीट हो जाती है। अतः आपके राइट आंसर जो हो जाएंगे बी नंबर हो जाएंगे। ज़्यादा ऊर्जा के लिए श्वसन को जो है वायवीय तरीका से अगर हो तो उसमें जो है ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो साथ साथ इसको भी याद रखेंगे और इसके अगल बगल जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आपसे पकड़ाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड होता है। देखिएगा नाइट्रोजन का जो फार्मूला होता है N2 होता है। और यहाँ नाइट्रोजन में जो है ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। सहसंयोजक बंधन यानी एक साझा से बनते हैं। ये जो बॉन्ड होते हैं ना साझा से बनते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिएगा संगमरमर को जो है कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका फार्मूला यहाँ फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो गया CaCO3। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए नंबर याद रखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो संगमरमर का अगर रासायनिक नाम पूछता है तो कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे और दोनों का फार्मूला पूछेगा तो CaCO3 हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। ऑप्शन है ए में पेप्सिन, बी में है ट्रिप्सिन, सी में है लाइपेज और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। देखिएगा इसके राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? लाइपेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लाइपेज। सी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। यहाँ देखिए वसा का जो पाचन जो है कौन करता है? लाइपेज करता है। लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का पाचन होता है, जबकि पेप्सिन एंजाइम से जो है प्रोटीन का पाचन होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। यानी लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है और लाल जो है उसको बनाने का कारण कौन है, ये लाल किसकी वजह से होता है। तो आपका ऑप्शन सामने है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोहा के यौगिक की वजह से अर्थात आयरन के वजह से जो है लाल रक्त कणिकाओं का रंग जो है लाल होता है। और यहाँ देखिएगा यहाँ जो है हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है। ब्लड जो होता है लाल किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। और क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड में है किस धातु का एक यौगिक पाया जाता है, एक परमाणु पाया जाता है। तो आप लोहा यानी फेरस याद रखेंगे। लोहा का संकेत जो है क्या होता है? Fe होता है। तो ये भी याद रखेंगे कि ब्लड में जो है इसका जो है यौगिक पाया जाता है, परमाणु पाया जाता है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग का हो गया कि इनमें कौन फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने में किसका यूज होता है, तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात एथिलीन के वजह से हम लोग जो है, एथिलीन एक गैस है, इसके वजह से जो है फल पकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह एक पादप हार्मोन है। क्वेश्चन आ गया कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है, तो यह जो कहलाता है रिप्रोडक्शन अर्थात जनन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जनन के वजह से ही इस धरती पर जो है जीव अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं और अपने अस्तित्व को बनाकर रखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है 120 mm। प्रकुंचन दाब कह रहा है तो क्या हो जाएगा 120 mm हो जाएगा। सामान्य रक्तचाप जो है 120/80 होता है, तो ये याद रखेंगे डायस्टोल सिस्टोल का रेशियो। अगला क्वेश्चन आ गया हम लोगों का कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, यानी पौधों के अन्य भागों में जो है किस प्रोसेस से जो है भोजन पहुंचता है। तो भोजन को प्रोसेस जो है वो आपका हो जाएगा फ्लोएम हो जाएगा। देखिएगा फ्लोएम जो है पौधा के विभिन्न भागों में जो है भोजन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, जबकि जाइलम के वजह से जल तथा घुलित खनिज लवण उसके विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। यहाँ भोजन पूछा है तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया कि उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन सामने है, बताना है, यानी कलमी लगाकर कट कर आप करके जो है उसको नया पौधा अपना बना सकते हैं। तो ये आपका जो है गुलाब हो जाएगा। गुलाब को जो है कलम विधि द्वारा आप प्रवर्धित कर सकते हैं। तो राइट आंसर सी हो गए। आगे क्वेश्चन है कि काला जार जो बीमारी होता है किस रोगजनक के कारण होता है। ऑप्शन सामने है, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, अमीबा या इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, लेशमानिया। लेशमानिया के नामक रोगजनक के कारण जो है काला ज्वर नामक बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में कौन मादा जनन अंग है। तो देखिएगा ऑप्शन है शुक्रवाहिनी, अधिवृष्ण कोष तथा फैलोपियन नलिका। देखिएगा यहाँ जो है 4 ऑप्शन में मादा जनन अंग जो है आपका फैलोपियन नलिका हो गया। राइट आंसर डी हो जाएंगे। ये शेष जो 3 अंग दिखाई दे रहे हैं यह नर जनन अंग है। शुक्रवाहिनी, अधिवृष्ण कोष ये सब नर जनन अंग है, जबकि दिए गए ऑप्शन में फैलोपियन नलिका जो है क्या है, मादा जनन अंग है, यह मादा में पाया जाता है। इसी में अंडाणु तथा शुक्राणु का जो है निषेचन होता है, किसमें, फैलोपियन नलिका में ही। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी जीव है। ऑप्शन सामने है, गुड़हल, केचुआ, हाइड्रा। तो देखिए और इनमें सभी, तो आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे इनमें सभी हो जाएंगे, अर्थात इन तीनों में जो है द्विलिंगी जैसे द्विलिंगी जीव ये सब है। कौन, गुड़हल माने ओरहल, केचुआ और हाइड्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित करती है कौन। प्रमस्तिष्क द्वारा, मेडुला से, पौंस से या अनुमस्तिष्क से। तो देखेंगे इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे अनुमस्तिष्क हो गया। क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, तो याद रखेंगे जितना भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो सब के सब संचालित आपके अनुमस्तिष्क के द्वारा ही होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, किस ग्रंथि से। तो पीयूष ग्रंथि, औड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही है, पीयूष ग्रंथि। राइट आंसर क्या हो गया, पीयूष ग्रंथि। इसको जो है मास्टर ग्रंथि भी बुलाया जाता है या पिट्यूटरी ग्रंथि भी बुलाया जाता है। यह जो है कपाल में पाया जाता है, यानी सिर में पाया जाता है, छोटा सा होता है, बीचे कपाल में पाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि इनमें कौन बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा ऑप्शन सामने है, सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। सेरिब्रम को जो है बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र माना जाता है। किसको, सेरिब्रम को। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होता है क्या, XY, XX या दोनों या इनमें से कोई नहीं।
तो देखिएगा स्त्रियों में जो गुणसूत्र होता है वह XX होता है यानी इसमें जो है वाई क्रोमोसोम नहीं होता है, इसका कमी होता है, तो राइट आंसर बी हो गया। जबकि पुरुषों में कहेगा तो XY, मादा में कह दिया था XX, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है, यानी गल जाएगा, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, टिश्यू पेपर। ध्यान रखें, टिश्यू पेपर जो है गल जाता है, तो ये गले वाला कचरा है, गल जाता है। निम्नीकरणीय मतलब गलने वाला, अनिम्नीकरणीय कहेगा तो नहीं गले वाला, तो राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज में क्या बनता है, युग्मनज में क्या बनता है, तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सही है, भ्रूण बनता है। क्या आ जाएगा, भ्रूण। निषेचन क्रिया के बाद जो है भ्रूण बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन अवशेषी अंग है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा अवशेषी अंग आपको पता ही होगा, तो इसके राइट आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन सही है। अपेंडिक्स जो है एक प्रकार का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उसको कहेंगे जो किसी के काम के नहीं है, बेवजह के रहता है। जैसे कि अगर हम लोग के हाथ पर जो रुआं जमता है वो भी एक अवशेषी अंग ही है, उसका कोई यूज नहीं है। और इसी प्रकार आपका ये अपेंडिक्स जो शरीर के अंदर पाया जाता है, इसका कोई काम नहीं है, यह एक अवशेषी अंग है। आगे देखिए, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है क्या, तो एक देखिएगा एक आहार श्रृंखला में जो है ना शाकाहारी यानी पेड़ पौधे जो है शाकाहारी हो गए, ये आहार श्रृंखला हो गए। आहार श्रृंखला में जैसे शाकाहारी हो गया, बकरी उकरी सब हो गया, हिरन हो गया, ये सब घास खाती है, इसको जो खाता है वो मांसाहारी होता है। अर्थात आपका जो द्वितीय पोषी स्तर तैयार हो जाता है शाकाहारी को खाकर, तो राइट आंसर जो हो गया बी हो गया। और जो द्वितीय को खाता है वो तृतीय हो गया, और जो तृतीय को खाता है वो चतुर्थ श्रेणी में आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है किस में, तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु का एक परमाणु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन के कारण पौधे की पत्तियां अधिक समय तक हरी एवं ताजी बनी रहती है, तो देखेंगे इसके राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, साइटोकाइनिन के कारण जो है पौधों की पत्तियां अधिक समय तक हरी ताजी बनी रहती है, तो आपका आंसर क्या हो गया डी, साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो ये जो हो जाएगा आपका कॉकरोच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉकरोच में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके कमी से जो है ना डायबिटीज अर्थात मधुमेह होता है, तो राइट आंसर सी हो गया। इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज नामक रोग पकड़ लेता है, उसको जो है हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निःश्वास द्वारा निकली वायु में होती है क्या, तो निःश्वास, निःश्वास मतलब बाहर जो हम करते हैं हवा को, तो वो आपका जो है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ए सही है। वही प्रश्वास कहे, प्रश्वास मतलब प्रवेश कर लेते हैं हम लोग अपने शरीर में, तो आपका ऑक्सीजन हो जाता है, और निःश्वास यानी बाहर करते हैं तो आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि वृक्क, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है, वृक्क अर्थात किडनी जो है किस तंत्र से जुड़ा है, तो किडनी जो है आपके उत्सर्जन से जुड़ा है, यह शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को निकालने में मददगार होता है। तो राइट आंसर जो है आप बी याद रखेंगे। तो मनुष्य में जो किडनी जो होता है वह उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो देखिएगा दही के जमने में जो है किण्वन नामक क्रिया होती है जो ईस्ट की मौजूदगी में होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका सी, दही के जमने में किण्वन नामक प्रक्रिया होती है जो ईस्ट की मौजूदगी में होता है। दही में पूछेगा कौन अम्ल पाया जाता है, तो दही में जो है आपका कह दे लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा मानव मादा में निषेचन होता है कहाँ, तो यहाँ देखेंगे मानव मादा में निषेचन की क्रिया जो है फाइलोपियन नलिका में होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा। मानव मादा में जो है निषेचन क्रिया कहाँ होती है, फाइलोपियन नलिका में। अगला क्वेश्चन है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है कितना, तो देखेंगे समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान जो है ना अनंत होता है। कितना माना जाता है, अनंत। राइट आंसर बी ध्यान रखेंगे। प्लेन मिरर का जो है फोकल लेंथ जो है क्या होता है, इन्फिनिट यानी अनंत होता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि गोलीय दर्पण के ध्रुव
और वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है। ये आप मान लीजिए गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण है, ये किसी गोले का भाग है, इसका सेंटर होगा, यहाँ पे पोल होगा, अगर खींचा जाए तो ये है आपका सेंटर, ये है पोल। सेंटर और पोल के बीच के दूरी को जो है वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो आपके राइट आंसर बी हो जाएंगे, वक्रता त्रिज्या याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ देखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो याद रखेंगे इसको, यदि ऋणात्मक पूछेगा तो आपका अवतल हो जाएगा, धनात्मक पूछेगा तो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। तो धनात्मक जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस में जो है दो मुख्य फोकस होता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर किरणें क्या हो जाती है। तो सघन से जब विरल में जाती है तो लंब से दूर भागती है, और जस्ट अपोजिट पढ़िएगा, तो विरल से सघन में आएगी तो लंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ सघन से विरल में जा रहा है तो आपको जो है लंब से दूर भागेगी, तो लंब से दूर। राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूप अपवर्तन कोण होता है क्या। अधिक कोण, न्यून कोण, सम कोण या इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान जो है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को ही सम कोण हम लोग बोलते हैं। और द राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ध्यान रखेंगे क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण के मान पूछेगा तो आपके ऑप्शन में 90 डिग्री भी हो सकते हैं, तो आप 90 डिग्री आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि समकोण को ही 90 डिग्री बोला जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि चालक के विभवांतर एवं धारा के अनुपात क्या कहलाता है। देखिएगा, पढ़े होंगे ओम के नियम में आई समानुपाती भी होता है। जब समानुपाती के चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे प्रतिरोध लिया जाता है, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। जब आर निकालेंगे तो भी बटा आई हो जाएगा, अर्थात भी बटा आई के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ओम के नियम में जो है कौन अचर रहता है, तो ओम के नियम में ताप आपका अचर रहता है। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इजी, अच्छा इजी क्वेश्चन है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है कि डायनेमो बदलता है किसको किस में। तो देखिएगा डायनेमो जो है जनित्र को बुलाता है। यह जो है विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। होश में रहिएगा, जनित्र जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन, मोटर। तो डायनेमो का काम वही है जो जनित्र का काम है। तो डायनेमो जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। अगला क्वेश्चन आ गया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है। तो 7 का मतलब हो गया उदासीन होता है, न यह अम्लीय है न क्षारीय है, अर्थात उदासीन है, इसीलिए पीने के योग्य है, इसीलिए हम लोग शुद्ध जल के श्रेणी में इसको रख लेते हैं। तो राइट आंसर सी याद रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध अर्थात बंधन होते हैं। ये देखिए आपका H2 हो गया, यहाँ जो है H के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अतः एक आबंध आपके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है कितना। देखिए 7 के बराबर, 7 से कम, 7 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। राइट आंसर सी होगा। यहाँ जो है अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, जबकि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, इसको एकदम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका का उपयोग जो है अचार मुरब्बा बनाने में होता है। 3 से 4% एसिटिक अम्ल को ही सिरका बोला जाता है। तो सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन आ गया कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चाय में जो है टैनिक अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखेंगे, टैनिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन आ गया कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन है। तो
तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण जो है आपका जीवाणु तथा कवक, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। हृदय अर्थात हार्ट है, यह जो है शरीर का केंद्रीय अंग है, केंद्रीय पंप अंग है, जो ब्लड को पूरे शरीर में जो है पंप करने का काम, भेजने का काम करती है। अतः यह जो है परिवहन का जो है परिवहन से संबंधित अंग है। कौन? हृदय, हार्ट। हार्ट जो है किस तंत्र का भाग है? तो परिवहन का। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा डी, परिवहन का भाग है, मतलब उस हृदय परिवहन से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन आ गया कि मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है। तो फेफड़ा जो है आपका पता ही है कि फेफड़ा से श्वसन क्रिया होता है, अतः ये जो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और किडनी पूछता है, वृक्क पूछता है तो उत्सर्जन हो गया, फेफड़ा पूछ रहा है तो श्वसन हो जाएगा, हार्ट अर्थात हृदय पूछेगा तो परिवहन हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपका आंसर समझ गए होंगे, सी हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है। कौन? यकृत, जिसे इंग्लिश में जो है लीवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीवर। याद रखेंगे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत, यकृत होती है। इसी के साथ जो है इसी से पित्त नामक जो थैली है इसी से जुड़ी होती है। पित्त किस अंग से जुड़ा होता है? तो यकृत से ही जुड़ा होता है। पित्त एक क्षारीय द्रव होता है हरे रंग का। अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्न में कौन छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत ऑप्शन सामने है, ड्यूओनियम, जेजुनम, इलियम या इनमें सभी। देखिएगा छोटी आंत का भाग जो है आपका इनमें सभी हो गया। ड्यूओनियम को हिंदी में ग्रहणी बोला जाता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, ड्यूओनियम लिखा रहे तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ जो है अब आगे बढ़ते हैं, कोलन अगर कह देवे कोलन किसका भाग है, तो कोलन तथा रेक्टम जो है बड़ी आंत का भाग है। कोलन तथा रेक्टम बड़ी आंत का भाग है, जबकि ग्रहणी, जेजुनम, इलियम छोटी आंत का भाग है। क्वेश्चन आ गया कि भोजन का अंतिम पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है। तो भोजन का अंतिम पाचन जो है छोटी आंत के इलियम में होता है। किस में होता है? इलियम। यहाँ ध्यान रखिएगा कि छोटी आंत के जो है इलियम भाग में है भोजन का जो है अंतिम रूप से पाचन होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रंध्रों के खुलने तथा बंद होने का नियंत्रण कौन करता है। तो ये एकदम राइट, इसके आंसर जो है आप लोगों को अपना से खुद बताना है। आप कमेंट करके बताएंगे कि रंध्रों के खुलने तथा बंद होने का नियंत्रण कौन करता है। क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, एपिडर्मिस या गार्ड सेल्स। तो जो आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमने आपको यहाँ तक जो है यह 5वीं कड़ी के तहत हमने 250 क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं अब तक। इसके आगे भी हम अभी और ज़्यादा पढ़ाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको कलेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।